हेलो दोस्तों, विजन आईएएस का एक मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोग टैकल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी है, तो जिनको कुछ नहीं भी पता है वो उनको कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन पे आइडिया होगा, तो इसमें काम करने की कोशिश करें। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको 8 मिनट के अंदर डील कर लेना है एग्जाम सेंटर में। आप घर में बैठ के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेंस में कमांड करने का इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। India China War 1962 was a result of immediate as well as a long standing factors। ठीक है, मतलब जो इंडिया चाइना वॉर 1962 में हुआ था वो एक इमीडिएट के साथ साथ लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्टर्स के साथ इंक्लूड थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज थोड़ा सा कुछ मैटर बहुत गर्म हो गया और तुरंत युद्ध होने में चला और फिर दोनों देशों की सेनाएं युद्ध में कूद पड़ी। ये उसका लॉन्ग फैक्टर्स भी रहे हैं, मतलब लंबे समय के बहुत सारे कारण रहे हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, मतलब इस वॉर का परिणाम क्या पड़ा। ठीक है, इस वॉर का परिणाम एक दो लाइन में आप चाइना पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंक्लूजन देके निकल जाना। देखिए इसमें आपको करना कैसे है, इस बात को ध्यान दीजिए। पहले दीजिएगा आप इंट्रो। ठीक है, आजादी के बाद ये नारे बहुत तेजी से घूमने लगे थे, हिंदी चीनी भाई भाई, और इसी दृष्टिकोण से सरदार पटेल जी के द्वारा आगाह करने के बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन की दूरदर्शिता नीति को नहीं भांप पाया और उसी का परिणाम था कि 1962 के युद्ध में भारतीय सेना की पराजय हुई या भारतीय सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। खत्म। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए इंडिया का मैप दिखा दिए आप। ठीक है, ऐसे एक रफली मैप बना दी, इसको डेफिनेशन के बाद मान लीजिए ऐसे रफली मैप बना दीजिए। ध्यान से देखिए, ऐसे रफली मैप बना दीजिए, आप इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं। एक रफली मैंने बता दिया, एग्जाम में टाइम नहीं है तो। अब जहां पे वॉर स्केल हुआ है उस एरिया को आप दिखा दिए। ठीक है, यहाँ पर चाइना दिखा दिए आप, चाइना है, ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, श्रीलंका दिखा दिए। तो एक इसमें देखिए एक नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। तो मेंस आईएएस का मेंस में 1 मार्क्स हल्के में मत लीजिएगा कभी। ठीक है, तो आपने इंट्रो डाल दिया, इंट्रो डालने के बाद मैप डाल दिया। अब क्या डालेंगे कि इसके क्या 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 कारण थे। ठीक है, दीर्घकालिक कारण करके आप डाल दीजिए कि दलाई लामा का भारत में शरण लेना, उसके बाद अक्साई चीन का चाइना के द्वारा क्लेम करना कि ये हमारा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के एरिया में बार बार हस्तक्षेप करना, फिर इतना सारा फैक्टर्स होने के बावजूद दोनों के बीच में भरोसे में कमी होते दिखना, उसके बाद इमीडिएट काउज में दलाई लामा को वापस भेज जाने के बाद भारत के द्वारा किया गया इनकार एक इमीडिएट काउज के रूप में आया, एक तत्कालिक कारण हुआ और इस बात का अंदेशा ही नहीं था। और 1962 में चीनी राष्ट्रपति के आदेश पर चीनी सेना ने क्या करी कि भारतीय सेना के खिलाफ चढ़ाई कर दी और 1962 जो वॉर हुआ उसमें भारत को पराजय का मुख देखना पड़ा। देखिए अब सच्चाई तो है, लेकिन सच्चाई तो स्वीकारना पड़ेगा। अभी अगर वॉर होगा ना तो उनके पास ज्यादा भी इक्विपमेंट है ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन आर्मी उसको पटक पटक कर धोएगी। कैसे एग्जांपल कि चाइनीज आर्मी जो है 1962-65 के बाद कोई भी बड़ी युद्ध में कूदी नहीं है, लेकिन 1962 के बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान का बहुत अच्छे स्केल पे वॉर हुआ। 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ, 1999 कारगिल का वॉर हुआ। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर ले जाके, गन लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, मिसाइल लेके प्रैक्टिस करना मैदान में और ऑन द फ्रंट लड़ना। सपोज दैट आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर में तलवार से, लेकिन वाकई जब आप युद्ध में कूदते हो और वहां लड़ाई करने की बात करते हो तो वहां पर ना फिर आपको देखना नहीं पड़ता है कि किसका सर धड़ से अलग हो रहा है कि किस पे बुलेट लग रहा है। फायर दैट मींस फायर, आप पूरी तरह से झोंक चुके हो, तो वो उसके पास था नहीं। तो अगर अब युद्ध होने वाला है तो विश्वास मानिए, और हमारे पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ठीक है, गुरखा, जाट, जो राजपूताना, ये सब उसमें से बहुत लोग 6-6 फीट के होते हैं, 6-6 फीट के होते हैं, 6-6 फीट। और हाइट उनकी, तो चाइनीज लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है, हाइट होगी भी तो बहुत लिमिटेड लोगों के, और वो लोग थोड़ा सा फुर्तीलापन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो गलती से अगर वो ऐसे दबोच लिए गए ना तो फिर उनको भारतीय जवानों के हाथों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय जवान अब बहुत ट्रेंड है और आर्मी में जाने के बाद अभी तक मैंने जवानों से जितने भी बात किया है उनमें एक बहुत अच्छी गुणवत्ता मिलती है कि देशभक्ति में मर मिटने के लिए वो तैयार होते हैं, और ये अब एक अपने आप में बहुत बड़ा जज्बा है। ठीक है, समझ गए आप? ये कारण मैंने बता दिया आपको। अब कारण लिखने के बाद परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम में क्या हुआ कि भारत पूरे विश्व में भारत की पूरे विश्व में बदनामी हुई। इस सदमे से पंडित नेहरू गुजर गए। ठीक है, एक कहा जाता है कि 1962 में जो समझ नहीं पाई नीति उनकी बड़ी विफलता मानी जाती है,
और जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। देखिए कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति पे झटका लगता है तो डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद भारत चीन के रिश्ते अभी भी खराब है। विश्व पटल पर यह छवि गई कि इंडियन आर्मी या फिर इंडियन सेना उतनी तैयार नहीं है जितना उनको समझा जाता है। मतलब 1947 के आजाद होने के बाद भी 1962 तक में भी इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो ये सब मैसेज उभर के आया, ठीक है। इस तरह से दिखा दिए आप इसका क्या 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 परिणाम हुआ। मैंने जो बताया वो परफेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। इससे आप बहुत बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन मैं बता दिए, उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्टर्स बता दिए, उसके बाद इमीडिएट कॉजेज मतलब तत्कालिक कारण बता दिए, उसके बाद परिणाम बता दिए और कंक्लूजन बता दिए। 1962 कंक्लूजन में आप क्या देके लिख सकते हैं, और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं परिणाम में कि उससे बहुत सारी इकोनॉमी का ह्रास हुई, सेना का मनोबल गिरा, ठीक है। उसके बाद कई बार सीखने के लिए 1962 के बाद भी कई ऐसे संगठन का निर्माण किया गया जो टफ टेरेन या फिर आपका पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए निपुण है, उन सेनाओं का गठन किया गया। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, 1962 के बाद हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिली, ठीक है। और हमें यह पता चलता है कि कुछ भी करने से अनुसार जो अच्छे राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं उनका मार्गदर्शन लेते हुए, जो मिलिट्री के एक्सपर्ट है उनका मार्गदर्शन लेते हुए अगर कुछ वो जरूरी चीजें बताए तो उनको अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए। और किसी पर भी इंटरनेशनल रिलेशन में नो वन इज परमानेंट एनिमी एंड नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, ठीक है। कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है इंटरनेशनल में, ठीक है। तो उसमें इस तरह से कंक्लूजन देके आप निकल जाइए कि हमें हमेशा आगे में हमेशा सजग रहना चाहिए। और जिस तरह से गलवान पर चाइना चढ़ाई कर रहा है, जब हम कमजोर होंगे तो फिर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए अपने आप को मजबूत करने के लिए। और भविष्य में हमारा कोई चुनौती देने वाला अगर विश्व में कोई देश है तो एशिया में मात्र चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व वैसे ही अब समाप्त होने की कगार पे है, या पाकिस्तान की ताकत खत्म होने के कगार पर। इस तरह से देखिए मैंने जो आंसर लिखा इस तरह से आप सही से प्रेजेंट करेंगे तो 15 में से इसमें 7 नंबर कंफर्म उठाए जा सकते हैं। कंफर्म मैं कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन 1 नंबर, मैप 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर हो गया। कारण में आप इसमें 2 नंबर 4 नंबर डाल दिए, उसके बाद फैक्टर में 5 नंबर डाल दिए, कंक्लूजन में 2 नंबर, ऐसे करके आप ऐड करिएगा। और इसको आप और सुंदर तरीके से लिखेंगे, आपको और अच्छे पॉइंट है, कुछ रिसर्च पता है आपको, जैसे कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी या फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था, तो वो मार्क्स जानते हैं आपको कई गुना बढ़ा देता है। एक साधारण आंसर और क्वालिटी आंसर में यही फर्क होता है। वॉर शुरू हुआ तो कोई दोहा से आप स्टार्ट किए, भगवत गीता के लाइन से स्टार्ट किए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस तरह से करके आपको कुछ कोटेशन पता है, स्टार्ट करेंगे तो वो लाइन, श्लोक और फिर वो कंटेंट मैच करना चाहिए। पता चला हवा में उड़ रहे हैं तो फिर कोई आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो मैच करना चाहिए तो प्रभावी होगा। उसमें 8 नंबर 9 नंबर 8 नंबर तक तो कंफर्म स्कोर कर सकते हैं, 9 नंबर तक, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये। अगर ये समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बीच। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।